Good morning class. Today we are going to start chapter first in history of class 8. The name of the chapter is When, Where and How. In this chapter we will read about the modern period. So we should know what is the modern period. There were some changes took place in India from 18th century onward after the arrival of European traders, particularly Britishers. This period is known as British period, modern period और colonialism period. ब्रिटिशर्स के आने के बाद 18th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड के अंदर इंक्लूड किया जाता है. नाउ सेकंड टॉपिक इज ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है उसको पीरियडाइजेशन किया, उसको बांटा है कई भागों में. इन द फर्स्ट पॉइंट they talk about the ancient or medieval period, and according to them in the ancient or medieval period there were no or very little development in the India. उनके अनुसार पहले जो एंशियंट टाइम था उसमें इंडिया का विकास नहीं हुआ. देयर वर सम सोशल एविल लाइक सती प्रथा एंड लो स्टेटस ऑफ वुमेन एंड द कास्ट सिस्टम. उनके अकॉर्डिंग कुछ सोशल एविल थी जो इंडिया में उस समय प्रचलन में थी, और ये जो मॉडर्न पीरियड है वो उनके आने के बाद ही शुरू हुआ है. यानी उनमें जो रिफॉर्म हुआ है, जो सुधार हुआ है इन प्रथाओं में, वो उनके आने के बाद हुआ है. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने सिर्फ वही चीज़ें एक्सप्लेन की है जो ब्रिटिश रूल को अच्छा दिखाती है. दे डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द common people. They did not explain how the spread of nationalism and how the spread of nationalism became popular, how the new ideas became popular in India. उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश रूल को अच्छा दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने कॉमन पीपल को या उस समय जो नए आइडियाज हुए थे उनको बिल्कुल भी क्लैरिफाइड नहीं किया है. द जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, जिन्होंने बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में, जिसमें उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश रूल को ग्लोरीफाइड किया है. जो गवर्नर जनरल ने जो रूल किया था उसको अच्छा बताया है. लेकिन कुछ इंडियन या उनके बाद जो हिस्टोरियन आए थे, जैसे इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने उनके द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है उन पर सवाल भी उठाए हैं. उनके अकॉर्डिंग ब्रिटिश हिस्टोरियन डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कॉमन पीपल. इवन इन द ब्रिटिश रूल इंडियन पीपल डिड नॉट हैव राइट ऑफ फ्रीडम टू एक्सेस द इक्वालिटी. और यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी उसमें भी कोई भी बेनिफिट कॉमन पीपल को ब्रिटिश रूल में नहीं दिया गया था. एंड द इंडियन वर एक्सप्लॉइटेड वेरी मच इन द ब्रिटिश रूल. तो ये ब्रिटिश पीरियडाइजेशन है. जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो उसको अच्छा बताते हैं ब्रिटिश रूल को, लेकिन बाद के जो हिस्टोरियन है वो उस पर सवाल भी उठाते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्राइब किया है, बल्कि इंडियंस के बारे में सही जानकारी उन्होंने नहीं दी है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन. When one country is ruled by another country, some changes take place in the colonized country. This process is called colonization. अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर रूल करती है या उसको अपने कब्जे में ले लेती है, तो रूल यानी जो कब्जे में आई है उस कंट्री में कई इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आते हैं. उस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोला जाता है. जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया पर रूल किया, तो इंडिया में जो चेंजेस आए उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. जैसे पॉलिटिकल चेंजेस भी आए थे, सोशल चेंजेस भी आए थे, उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड कॉलोनी. कॉलोनी the country which is ruled by another country.
एक कंट्री जो दूसरी कंट्री के द्वारा रूल की जाती है उसको कॉलोनी बोलती है। जैसे इंडिया क्या हो गई, कॉलोनी हो गई। किसकी हो गई, ब्रिटिशर्स की हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल किया था। द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री, वो कंट्री जो दूसरी कंट्री के द्वारा रूल की जाती है, चलाई जाती है, उसको कॉलोनी बोलते हैं। एंड वाइल द कंट्री दैट रूल, वो कंट्री जो रूल करती है, जो शासन करती है, उसको इम्पेरियलिस्ट कंट्री बोला जाता है। यानी ब्रिटिशर्स क्या हो गए, ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश क्या हो गई, इम्पेरियलिस्ट कंट्री हो गया। कॉलोनी क्या हो गई, हमारी इंडिया हो गई, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ का रूल किया था। और कॉलोनाइजेशन क्या हो गया, जो चेंजेस हमारे अंदर उस पीरियड में आए थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो हो गया कॉलोनाइजेशन। दिस टर्म, दिस थ्री वर्ड I thought has been clear. Now we will discuss about industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी के बीच में मशीनी युग आया था ब्रिटिश यूरोप में। मशीनी मतलब फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें शुरू की गई थी, तो उसमें जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ था। मतलब वहाँ पर जो सामान बनाए जाते थे, गुड्स बनती थी, वो इंक्रीज हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। तो उनको बेचने के लिए, उनको सेल करने के लिए ब्रिटिशर्स को एक मार्केट की ज़रूरत थी। मार्केट मतलब यूरोप के बाहर ऐसा कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकते थे। तो उन्होंने इंडिया को एज अ मार्केट के रूप में यूज़ किया, सिर्फ एज अ मार्केट के रूप में यूज़ किया। उनका ऐसा कोई एम नहीं था कि इंडिया को डेवलप करना है या अच्छे से चलाना है। उनको वो सिर्फ इंडिया को एज अ मार्केट के रूप में यूज़ करते थे। कब आए वो, इन 16th सेंचुरी में द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी, बनाई गई थी पेरिस में। In the 16th century, East India Company established in London and it was granted by the Queen Elizabeth I. और उसका जो चार्टर बना था, जो कानून बना था, घोषणा की गई थी, वो एलिजाबेथ क्वीन थी उस समय, उन्होंने उसको ग्रांटेड किया था। सर थॉमस रॉय पहले इंग्लिश एम्बेसडर थे, जो यहाँ पर जहांगीर के समय, जो मुगल एम्परर जहांगीर था उस समय वो यहाँ आए थे जहांगीर के कोर्ट में। सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन द जहांगीर कोर्ट एंड जहांगीर ने उन्हें कुछ, यानी इंडिया में ट्रेडिंग करने की परमिशन दे दी थी, कुछ राइट्स दे दिए थे। जहांगीर issued some right to the English East India Company to trade in India. Now we will discuss about the major development under the British rule. कुछ डेवलपमेंट या कुछ चेंजेस आए थे इंडिया में, उसके बारे में we will study now. First topic is political development. The most significant development under the British rule is the political development. British ruled over a large part of India directly and they ruled indirectly on the princely state. कई ऐसे पार्ट थे इंडिया में जहाँ जिनको उन्होंने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया था ब्रिटिशर्स ने, और कुछ ऐसे पार्ट भी थे जहाँ पर जो रूलर थे, जो राजा थे, वो यहाँ के नवाब या जो इंडियंस थे वो थे, लेकिन वो भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में काम करते थे। यानी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ही इंडिया में अपना रूल करते थे। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, I think you have read about the 1850s revolt of 1857 in the 7th class. After the revolt of 1857, the British Crown exercised direct control over India. 1857 के बाद जो कंपनी का रूल था उसको खत्म करके जो इंडिया का जो रूल था वो डायरेक्ट ब्रिटिश जो क्वीन थी उसके अंडर में चला गया था। Then another political change was an organization of opposition to British rule by Indians. दूसरा जो चेंजेस आया वो ये था कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश रूल और पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट में जो जमींदार थे, किसान थे या जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने ब्रिटिश रूल का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड इट बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप और एजुकेटेड पर्सन विच इज कॉल्ड नेशनलिस्ट। इसको ये धीरे धीरे जो एजुकेटेड पर्सन थे उनके अंडर में जो तैयार हुआ था, जो ग्रुप जो ब्रिटिश रूल को अपोज कर रहा था, उसका एक ग्रुप और ज़्यादा पावरफुल होकर काम करने लगा, जिसको नेशनलिस्ट बोला जाता है।
The establishment of constitutional, military, legal and the political structure was the other important development under the British rule. Now we will discuss about the economic change. The most important economic change was the policy of land revenue. British fixed some policies of the collection of land revenue, and which was the important source of the income of the British Empire. British Empire का जो important source था income का वो था land revenue collect करना किसानों से, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग policies बनाई थी जो हम आगे discuss करेंगे. And the next was initially the main item which were taken from India were spices, cotton clothes like muslin. मसलिन एक कॉटन क्लॉथ का टाइप होता है जो यहाँ से इंडिया से ले जाया जाता था और ब्रिटिश मार्केट में उसको सप्लाई किया जाता था. द इंडियन पीजेंट वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट द ओपियम विच वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना इन द ल्यू ऑफ टी. ओपियम अफीम अफीम कहते हैं ओपियम को, जिसको इंडियन फार्मर को फोर्स किया जाता था उगाने के लिए ताकि वो चाइना को उसको एक्सपोर्ट कर सके और चाइना को उससे अफीम के बदले में वो चाय मंगवा सके. यानी चाय की खेती वहाँ होती थी तो वो चाय यहाँ पर मंगवाते थे. Indian some other items just like jute, cotton, these are as a raw material they exported in the Britain, and Britain for the requirement of the factories, and the finished good which was made at the factories were again sold back to the Indians at the much higher prices. जो यहाँ से रॉ मटेरियल जैसे जूट कॉटन को ले जाया जाता था सस्ते दामों पर, वहाँ पर यानी ब्रिटेन में इसको फैक्ट्री में अच्छी चीज़ें बनवा कर वापस इंडिया में मच हायर प्राइसेस पर यहाँ पर बेच दिया जाता था. तो ये कुछ इकोनॉमिक चेंजेस थे जो उस समय हुए. नेक्स्ट इज डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन विच लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल, जो जितने भी ट्रेडिशनल काम होते थे यहाँ पर जैसे पॉटरी है, वीवर्स थे, उनका जो घरेलू जो उद्योग धंधे थे उनको धीरे धीरे खत्म होने लगे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, फैक्ट्रियां बन गई थी, मशीनों का यूज होने लगा था. तो इनकी जो हैंडमेड चीजें होती थी उनकी वैल्यू ना के बराबर रह गई और उनके जितने भी उद्योग थे वो खत्म हो गए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज सोशल चेंज. There were some social evils such as sati system, child marriage, low status of women, some widespread reform movement led by our reformers such as Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, and Dayanand Saraswati, and the Britishers passed some laws to ban these social evils. They banned sati system, they increased the widow remarriage, they prevented the child marriage, and another effort of the British rule was that they integrate the tribal people to the mainstream of society. Another set of the British rule required a lot of people to run their government work, to run their administrative work. So they started Western education. ब्रिटिश एम्पायर को क्योंकि उनको अपने काम को चलाने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू किया. This led the birth of an English educated middle class group in India. Now again I repeat, सोशल चेंज, क्योंकि हमारे समाज में कुछ बुराइयां थी जैसे सती प्रथा होना, चाइल्ड मैरिज होना, ये सारे जो सोशल लेवल थी, ब्रिटिश जो रूल था उसने कुछ कानून बनाकर इन सबको बंद किया. जैसे सती सिस्टम बंद किया गया, चाइल्ड मैरिज बंद किया गया, और जितने भी ट्राइबल पीपल थे उनको यानी जो छुआछूत की भावना हमारी एंशिएंट इंडिया में थी वो खत्म की गई और ट्राइबल पीपल को भी सोसाइटी का एक हिस्सा माना गया. इसमें दूसरी चीज़, क्योंकि उनको
उनको अपने गवर्नमेंट वर्क के लिए कुछ एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू किया। और वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एक ऐसा ग्रुप बना इंडियंस का, जो एजुकेटेड ग्रुप बन गया लोगों का, जिनमें इंडिया के प्रति यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो थी वो भावना, यानी ब्रिटिश रूल की विरोध की भावना उनमें प्रकट हुई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन nationalism. The term nationalism refers to a great love for one's motherland and desire to liberate it from foreign rule. Nationalism का मतलब होता है किसी के मन में अपनी मातृभूमि के लिए देशभक्ति की भावना होना और उसको दूसरे यानी फॉरेन रूल से मुक्त कराने की कोशिश करना, इच्छा होना, जिसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। जैसे हमने सोशल चेंज में पढ़ा था कि वेस्टर्न एजुकेशन शुरू की गई थी, तो सो दीज वेस्टर्न एजुकेशन ब्रॉट एन आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी इन इंडिया। इन वेस्टर्न एजुकेशन क्योंकि लोग अब पढ़ चुके थे, तो उनके माइंड में उनके डेमोक्रेसी की, इक्वलिटी की भावना शुरू हुई। एंड दे स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और उन्होंने ब्रिटिश रूल से क्वेश्चन करना शुरू किया। वो चाहते थे कि हम जो इंडियंस हैं, हम पे रूल करने वाले इंडियंस ही होना चाहिए, और ये डिसाइड हम करेंगे कि हम पर किस तरह यानी किस मैनर से रूल किया जाना चाहिए। सो ऑल दीज आर मेजर डेवलपमेंट विच हैपन इन द ब्रिटिश रूल। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, economic changes in which land revenue or main item we have discussed, and third is social change, जैसे social level के बारे में हमने पढ़ा, और इंडियन नेशनलिज्म जो धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें कैसे देशभक्ति की भावना आई, उसके बारे में हमने रीड किया। Now our next topic is sources of modern Indian history. इसमें हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स है जिससे हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। द रिटन रिकॉर्ड आर द मेन सोर्स टू नो अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड दे the main category of the written record is administrative source or non-administrative source. Administrative source are the written record of the British in India prepared by the administrative official and the historian appointed by the colonial government. एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी उन्होंने जिनको अपॉइंट किया था, जो ऑफिसर थे उनके, जो हिस्टोरियन थे जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, उनके द्वारा जो लिखे हुए रिकॉर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स में आते हैं। द फर्स्ट is official record. Official record is the administrative most important administrative source. British believed that every instruction, every policy, plan and decision had to be written and recorded to for the clarity. उनका मानना था कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनका रिटन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो इन रिटन रिकॉर्ड की मदद ली जा सके। द सेकेंड इज सर्वे। British believed that a country had to be known properly before it could be effectively ruled, administrated. It means उनका मानना था कि किसी भी कंट्री को अच्छे से जानना जरूरी है। अगर उन्हें उस पर अच्छे से रूल करना है तो पहले उसको अच्छे से जानना जरूरी है। So they conducted many survey and made map of village, town or all these things. And now, the survey of India was set up at the Dehradun, who made detailed map of town, village, and mountain and coast. The map of Hyderabad was the first proper geological map which was made in India by the Dr. H.W. Boyce in 1821. हैदराबाद का जो मैप है वो पहला ऐसा मैप, प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप है जो इंडिया में बनाया गया था 1821 में। सर्वे की अगर बात करें तो जो सर्वे वर कंडक्टेड फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन ऑल्सो फ्रॉम द एंड ऑफ द 18th century, the census survey were conducted in every 10 years
to know about the population, to know about the detail and proper record of people इन इंडिया। सेंसस जैसे जो जनगणना जो आज भी होती है हर 10 इयर्स के बाद, ये ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट की थी। ये लोगों की यानी कितने लोग हैं इंडिया में या पॉपुलेशन कितनी है, इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए हर 10 इयर्स के बाद सेंसस करवाया जाता था, जो एक तरह का सर्वे होता था। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी सर्वे करवाया जाता था। मैपिंग होती थी टाउन विलेज को जानने के लिए, उनके अच्छे से प्रॉपर बॉर्डर्स को जानने के लिए इनकी मैप की जाती थी। The map of colonial period help us to know about the urban and the rural settlement, pattern of rural और urban settlement। जो मैपिंग होती थी उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो गांव थे या जो शहर थे उनके बनाने का पैटर्न क्या था, यानी उनके किस तरीके से उनको डिजाइन किया गया था। So these were all about the administrative source. Administrative source are the written record made by the administrative and ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो रिटर्न रिकॉर्ड वो अपनी डिसीजन का रखते थे। सर्वे करवाया जाता था और मैप बनवाया जाता था अलग अलग टाउन्स के और विलेज के। दीज आर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स। इन द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स द मेन सोर्स आर प्रिंटेड बुक, biographies, autobiographies, newspaper, magazine, painting, photograph, historical buildings and oral history. All these are the non-administrative source. First we will discuss about the printed book. With the introduction of printing press, the more books were easily available and were produced. More books were produced and easily available to the common people. ये जो बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट होने लगी थी और इजीली लोगों को मिल भी जाती थी। इन बुक्स में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो स्ट्रगलर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सब की जो स्पीचेस थी उनका कलेक्शन होता है। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रोटेस्ट किया है या उनके बारे में बताया है। दादा भाई नौरोजी wrote a book, Poverty and Un-British Rule in India, in which he attacked on the British for their economic policy। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते दामों पर और वापस उन्हीं रॉ मटेरियल से बनी हुई जो चीजें थी वो वापस इंडिया में लाकर बेचते थे, जिनकी प्राइस वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी, बहुत ज़्यादा हाई। तो ये जो पॉलिसी थी जो सबसे पहले बताने वाले थे वो थे दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Then next is Sarat Chandra Chatterjee and the Munshi Premchand who wrote about the peasant। मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने किसानों के बारे में लिखा। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने अपनी बुक प्रिंट की और लोगों को समझाने की या जागरूक करने की कोशिश की। The next is biographies and autobiographies. Many biographies and autobiographies were written in this period, and among all these writers, all these writers were many talented women writers were also wrote their books, wrote their biographies and wrote their books। One of the most talented women writer is Tarabai Shinde, who wrote about the social difference between the man and woman in her book स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे एक वुमेन राइटर थी जिन्होंने जो सोशल डिफरेंस होता है मैन और वुमेन के बीच में, इनके बारे में अपनी बुक में लिखा है। Now the newspaper, magazine, these are the other important source of the non-administrative newspaper। This is Raja Ram Mohan Roy published Mirat ul Akbar in Persian। राजा राम मोहन राय ने अपना एक न्यूज़पेपर निकाला जो पर्शियन में था और उस न्यूज़पेपर का नाम था मिरात उल अखबार। एंड बाल गंगाधर तिलक प्रिंटेड केसरी इन द मराठी। बाल गंगाधर तिलक ने भी न्यूज़पेपर निकाले थे जिनमें से एक था केसरी जो मराठी भाषा में पब्लिश किया गया था। Now the historical painting photograph are the other important source of non-administrative source।
various statue, rare painting, coin, artifacts throw the light on the various aspect of the society, culture and economy. Painting of Bharat Mata made by the painter most popular painter named Abhindranath Tagore, who established the Bengal School of Art. जो भारत माता की पेंटिंग, जो पहले भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी वो अभिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी और उन्होंने ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की यानी उन्होंने बंगाल ऑफ स्कूल स्टैब्लिश भी किया था, यानी उसकी फाउंडेशन भी उन्होंने ही रखी थी। तो पेंटिंग के थ्रू भी लोग अपने लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते थे। नाउ हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जो आज के राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, बिरला हाउस इन दिल्ली जहाँ पर गांधी जी की हत्या की गई थी, वर द अदर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग विच वर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। ये सारी जो बिल्डिंग्स है वो ब्रिटिश टाइम में ही बनाई गई थी, जो आज भी हम देख सकते हैं। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट इज द ओरल हिस्ट्री, स्टोरी टोल्ड टू अस बाय आवर एल्डर। स्टोरी जो हमारे एल्डर्स हमें बताते हैं, जो कि विटनेस है स्ट्रगल का, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है मॉडर्न पीरियड का।